Hello students. In our today's lecture we will be studying about the carbohydrate metabolism. इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी किया था अपने 3 लेक्चर्स में, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के जो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मोनोसेक्राइड्स। सेकेंड लेक्चर में आपने डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स की चर्चा की और तीसरे लेक्चर में हमने पॉलीसेक्राइड्स का अध्ययन किया था। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म रिलेटेड विद द कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम ग्लाइकोलाइसिस, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब चक्र तथा ग्लूकोजनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस तथा ग्लाइकोजनोलाइसिस को स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का अर्थ यहाँ पर है शुगर, शर्करा, और लाइसिस का अर्थ हुआ ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज के एक अणु का विघटन पायरुविक अम्ल में किया जाना है, तो उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सर्वप्रथम बताया हमें एम्बेडेन, मेयरहॉफ तथा पारनास ने, और इसी कारण से ग्लाइकोलाइसिस को हम एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पारनास EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पुराना उपापचय प्रक्रिया मानी जाती है, द ओल्डेस्ट मेटाबॉलिक पाथवे इसको हम मानते हैं, क्योंकि यह प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट यानी सभी जीवित जीवों के अंदर पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इस प्रक्रिया के तहत एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु का निर्माण होता है। यह ऑक्सीजन पर निर्भर प्रक्रिया नहीं है, यानी एरोबिक, एनएरोबिक सभी प्रकार की कंडीशन में यह संपन्न होगी। ऑक्सीजन से इसका कोई संबंध नहीं रहता। अंततः ग्लाइकोलाइसिस के हमें जो प्राप्त होगा 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स तथा 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रति ग्लूकोज बनते हैं, और अंतिम उत्पाद जैसा अभी हमने कहा कि पायरुविक अम्ल रहता है। तो जो उपापचय की प्रक्रिया है कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लूकोज की, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहला पद है जिससे पायरुविक अम्ल बनेगा। फिर पायरुविक एसिड को या तो हम किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा बिना ऑक्सीजन के उपापचय उसका करेंगे, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ के जरिए ATP का निर्माण करता है। यह मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं जिसको हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो जैसा हमने पहले कहा कि एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा, और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न की जाएगी। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, चाहे वो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। और इसके उपरांत यह जो पायरुविक अम्ल है वह एरोबिक ऑक्सीडेशन के लिए, यानी जिन जीवों में एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यह एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलेगा जो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब चक्र में जाएगा। इससे बनने वाले जो NADH2 और FADH2 है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। इस प्रकार से हमें एक ग्लूकोज अणु से अंततः 34, 36 या 38 ATP प्राप्त होंगे। उनकी क्या स्थितियां हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिसमें हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज, यानी यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि हम 2 ATP जो है 2 स्थानों पर यूज़ में लेते हैं, और इस कारण से हमारे 4 ATP जो हैं वह 2 ATP हमारे खर्च होंगे।
और दूसरी जो स्टेप है जिसमें एनर्जी जनरेशन होगा, यानी हमें यहाँ पर 2 ATP और 2 NADH2 प्राप्त होंगे। देखिए, जो एक संक्षिप्त फ्लो चार्ट के रूप में जिसे आपको याद रखना है, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी चेन है, जो पूरे स्टेप्स हैं, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक प्रिपरेटरी, या जिसके हमने कहा था एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेज। इसके अंदर एक ग्लूकोज का अणु जो है वह 1 ATP लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वह समवयवी बनाता है, आइसोमर बनाता है, जिससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पुनः 1 ATP लेगा और इसके ज़रिए जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, या वर्तमान स्थितियों में इसे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, इसका विकास होगा। फिर जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है यह 2 अणुओं में टूट जाता है। यह 3 कार्बन के 2 अणु हैं, यानी हमें मिलेंगे 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP तथा 2 ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक ग्लूकोज अणु प्रिपरेटरी स्टेज में या एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज में 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर टूट गया। ये फिर एनर्जी कंजर्विंग स्टेज है या एनर्जी जनरेटिंग स्टेज है, जिसके अंदर आगे का कार्य जो है वो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट से आगे चलेगा। ग्लूकोज 3 फॉस्फेट जो है वह NAD प्लस को रिड्यूस करता है, यानी इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और इससे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फोरस के निकल जाने से यहाँ पर 2 ATP बनेंगे, क्योंकि अणु 2 है इसलिए 2 ATP बनेंगे और हमें जो मिलेगा वह होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें फॉस्फोरस का स्थान परिवर्तन से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। एक जल के अणु मुक्त होने से यह फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के अंदर परिवर्तित होता है। पुनः यहाँ पर 2 ATP का निर्माण होगा और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वह 2 अणु पाइरुविक अम्ल के बना देता है। तो ये हमने जो है मुख्य रूप से जो स्टेप्स पढ़े, तो जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम समराइज करें, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ATP ग्रहण करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यह 3 कार्बन वाले अणुओं में टूटा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यह जो ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है यह आगे चेन को कंटिन्यू करता है और एक जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। यह पुनः ATP का निर्माण करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा, जिससे जो फॉस्फोरस है उसका स्थान परिवर्तन तीसरे से दूसरे पर हुआ, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यह पुनः 2 ATP देकर 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये हमने केवल संक्षेप में इन स्टेप्स को समझा ताकि एक बार हमें पता पड़ जाए कि आगे हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब यदि अपन हर स्टेप को देखें तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई ऊपर का जो भाग है जहाँ पर कि सभी 6 कार्बन युक्त शर्कराएँ हैं, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तथा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और जो बाद के भाग हैं उसके अंदर सभी 3 कार्बन की शर्कराएँ हैं, यानी ट्रायोज स्टेज है, जिसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट तथा पाइरुविक एसिड। और यहाँ पर ऊपर के हेक्सोज स्टेज में 2 ATP खर्च हो रहे हैं, नीचे के ट्रायोज स्टेज में 2 स्थानों पर, प्रत्येक स्थान पर 2 ATP निकल रहे हैं या बन रहे हैं,
जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर जो है 2 पायरुविक अम्ल, 4 ATP और 2 NADH2 का निर्माण हो रहा है। तो 2 ATP कंज्यूम हुए पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द ग्लाइकोलाइसिस और 4 ATP जो है वो बने। तो यानी नेट प्रोडक्शन कितना हुआ? 2 ATP का नेट प्रोडक्शन हुआ। और प्रत्येक स्टेप में एंजाइम होगी। अब हमारा जो आगे का अध्ययन हम उसे एंजाइम की सहायता से स्टडी करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पहली 5 स्टेज हैं, एंजाइम 1 हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करती है? ग्लूकोज के साथ ATP को जोड़ती है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। सेकेंड एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाती है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। तीसरी एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यह पुनः ATP को जोड़ती है, किससे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। तो ऑलरेडी उसके पास एक फॉस्फोरस था तो वापस से जोड़ा, तो इससे थर्ड एंजाइम जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उससे क्या उत्पाद बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। चौथी एंजाइम है एल्डोलेज, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ेगी 2-3 कार्बन वाली शर्कराओं में। और यह 3 कार्बन वाली शर्कराएं कौन सी थी? DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तथा ग्लिसराइड, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों शर्कराएं आपस में आइसोमर्स के रूप में कार्य करती है। जो DHAP है वह मुख्य रूप से G3P में परिवर्तित हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी ऊपर की स्टेज थी, यानी एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेज थी या प्रिपरेटरी स्टेज थी, उसमें 5 एंजाइम्स कार्य कर रही हैं। और बाद की जो स्टेज है इसको हम अलग से भी अभी लेंगे। तो ग्लिसर एल्डिहाइड, जो छठी एंजाइम आ रही है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, यह जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यह अपने 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसर एल्डिहाइड के साथ NADH2 बनाने का कार्य करती है और इसके ज़रिए हमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड मिलता है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है वह 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर एक फॉस्फोरस को निकालेगी, जिसके ज़रिए हमें जो है ATP अणु मिलेगा, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। इसके उपरांत जो हमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड था उससे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसको एंजाइम नंबर 8 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के ज़रिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर परिवर्तित करता है, जिसमें हमने कहा था कि फॉस्फेट समूह जो है तीसरे कार्बन से निकलकर दूसरे कार्बन पर आ जाता है। इसके उपरांत इनोलेज जो है डिहाइड्रोजनेशन करेगा, जिसके ज़रिए हमारे पास फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का निर्माण होगा, और अंततः पाइरुवेट काइनेज जो कि ATP को बनाएगी और PEP यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड को पाइरुविक एसिड में परिवर्तित करेगी। तो ये 10 एंजाइम्स के अभी हमने नाम और काम देखे। इनको एक बार फिर डिटेल में लेंगे क्योंकि यह नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो पहली एंजाइम जो है वह है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो कार्य कर रही थी वह ग्लूकोज के छठे कार्बन पर ATP से फॉस्फोरस लेकर जोड़ती है। इस तरह से ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है। इस प्रक्रिया के अंदर मैग्नीशियम आयंस जो हैं वह सहायक होते हैं, और जो मैग्नीशियम है वो कोफैक्टर के रूप में यहाँ कार्य करेगा। और जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वह हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में मिलती हैं, किंतु लिवर के अंदर जो है
हमें ग्लूकोकाइनेज मिलती है और इसके द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ये इस प्रकार से आप हेक्सोकाइनेज की जो संरचना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे बीच में एक खाँच है जो जहाँ पर कि एंजाइम के साथ ग्लूकोज और एडीपी जुड़ जाते हैं और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वह परिवर्तित होते हैं। दूसरी एंजाइम जो है वह है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, यानी यह कार्य क्या करेगी, जो हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था उसका ग्लूकोज फ्रक्टोज में आइसोमराइज करेगी, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि एक एल्डोज था उसको परिवर्तित किया गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि एक कीटोन है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर आइसोमराइज करने वाली एंजाइम कौन सी हुई, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तीसरी जो एंजाइम है यह पुनः एटीपी को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम की एंजाइम है वह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब फ्रक्टोज के छठे कार्बन पर ऑलरेडी फॉस्फोरस है तो अब यह फॉस्फोरस किस पर जोड़ा जाएगा, यह पहले कार्बन पर जोड़ा जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्ट होगा वह होगा कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि यह एक प्रकार की रेगुलेटरी पॉइंट है, यानी आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना उसका नियंत्रण जो है वो इसी स्थान पर किया जाता है। चौथी एंजाइम जो है हमारे पास वह फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2-3 कार्बन वाले ट्रायोज शर्कराओं में तोड़ देती हैं। ये कौन कौन सी शर्कराएं थी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एल्डोलेज ने इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यह भी 2 अणु बनेंगे अगर केवल इसी को देखें तो, या ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, ये भी 2 अणु बनेंगे, या दोनों एक एक बने हैं तो फिर इसके उपरांत DHAP जो है वो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो विदलन की क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसको काटा जा रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को, तो इस कारण से एल्डोलेज को हम ग्लाइकोलाइसिस की क्लीवेज एंजाइम भी कहते हैं। पांचवी एंजाइम जो प्रिपरेटरी स्टेज में है वह है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज का अर्थ क्या हुआ, 3 कार्बन वाली शर्करा। कौन सी पढ़ी अभी हमने, 3 कार्बन वाली शर्करा थी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरी ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन इन दोनों में से एक ही आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी जो हमने पहले भी कहा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वह आगे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स में कार्य करती है। तो DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को अब हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। दोनों आइसोमर्स हैं, इसलिए हमने कौन सी एंजाइम या एंजाइम का नाम क्या रखा है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अगले लेक्चर के अंदर अब आगे की जो प्रक्रिया है उसका हम अध्ययन करेंगे, यानी यहाँ हमने जो पढ़ा वह था ग्लाइकोलाइसिस की प्रिपरेटरी स्टेज या ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेज। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एनर्जी जनरेटिंग स्टेज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।